फिलहाल के जो मार्केट में सेंटीमेंट बन रहे हैं, ऐसे में कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि मार्केट में कब क्या हो जाएगा। अगर बात की जाए 28 फरवरी को, तो वहां पर आपने देखा होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले थे। लेकिन कल की अगर बात की जाए तो मार्केट में लार्ज कैप स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, और इसके पीछे का रीज़न क्या है तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, सेबी और एएमसी ने एएमसी के ऊपर जिस बात को लेकर दबाव बनाया है, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टमेंट को लेकर जो बातें कही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और मेन मुद्दा हमारा ये होगा कि भाई ऐसे टाइम पीरियड में स्मॉल कैप के साथ क्या करना चाहिए, क्या हमें बेच देना चाहिए या रखना चाहिए, इन सारे मुद्दों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले अगर कल की बात की जाए तो निफ्टी में 1.62% का उछाल देखने को मिला है, बैंक निफ्टी में 2.53% का, और सेंसेक्स में 1.72% का। और उसके बाद बीएससी स्मॉल कैप की अगर बात की जाए और सेम बीएससी मिड कैप की बात की जाए तो इन दोनों जगहों पे कुछ खास मूवमेंट नहीं रहा है। अब ऐसा क्यों है, बीएससी स्मॉल कैप और बीएससी मिड कैप में क्यों ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिला है, इसके ऊपर भी हम आगे रीज़न के ऊपर हम बात करेंगे वीडियो में। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है फ़िलहाल ये है कि आखिर कम समय में इस तरह क्यों हो रहा है मार्केट में, कभी बहुत ज़्यादा उछाल, कभी बहुत ज़्यादा गिरावट, तो ये सीन चल क्यों रहा है। सबसे पहले कल के उछाल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रीज़न यही है कि जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो आ चुके हैं। अक्टूबर 2022 का अगर रिपोर्ट देखा जाए दिसंबर 2022 तक के का, तो 8.4% जीडीपी के आंकड़े आए हैं। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल थे जिसके असर स्टॉक मार्केट पे देखने को मिले हैं, ख़ास तौर से लार्ज कैप स्टॉक्स पे इसका असर देखने को मिला है। खैर, लार्ज कैप में उछाल क्यों है, मिड कैप में उछाल क्यों नहीं है, इसके ऊपर भी तो हम आगे बात करेंगे ही। दूसरे रीज़न की अगर बात की जाए तो काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी दिनों के बाद एफआईआई ने ख़रीदारी करी है, और इस ख़रीदारी की अगर बात की जाए तो ये थोड़े बहुत की ख़रीदारी नहीं हुई है, बल्कि 3000 करोड़ की ख़रीदारी हुई है। और अगर आप सोच कर देखें कि एफआईआई की तरफ से अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में ख़रीदारी इतने भारी भरकम हिसाब से किए जाए तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल ही उसका असर तो देखने को मिलेगा ही, और यही रीज़न है कि लार्ज कैप स्टॉक्स पे इसके असर देखने को मिले हैं। दूसरी बात, यूएस का भी जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो भी आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत बने थे, और यकीनन मार्केट ने उसका पूरा फ़ायदा भी उठाया है। यहाँ तक हमें ये तो समझ में आ गया है कि कल के डेट में मार्केट में उछाल क्यों देखने को मिला था। और एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा उछाल देखने को मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है निफ्टी 1.62% और सेंसेक्स 1.72%, यहाँ तक कि उछाल देखने को मिली है। अब बात आती है कि आने वाला जो टाइम है, आने वाले टाइम में भी लार्ज कैप में उछाल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि इससे अच्छे खासे परसेंटेज से आपको उछाल देखने को मिले। आखिर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सेबी और एएमसी ने म्यूचुअल फंड एएमसी पे एक दबाव बनाया है और दबाव दिखाया है। भाई, उनको म्यूचुअल फंड एएमसी से कहा गया है कि आपके जिस हिसाब किताब से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो आप इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से डिटेल्स में ये एक्सप्लेन करिए कि वहाँ पर आपके रिस्क प्रोफाइल क्या है। और इसी रीज़न की वजह से मैं आपको बता रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा उछाल क्यों देखने को नहीं मिला है, जो कि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। और इसी न्यूज़ की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाला जो टाइम पीरियड होने वाला है वो लार्ज कैप के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, और लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आ सकते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि आखिर सेबी ने ऐसा क्यों कहा है म्यूचुअल फंड एएमसी से कि आपका जिस हिसाब किताब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है मिड कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वहाँ पर आप इन्वेस्टर को ये बताइए कि आपके रिस्क का प्रोफाइल क्या है, वहाँ पर किस हिसाब किताब के रिस्क है, अपने इन्वेस्टर्स को डिटेल में ये एक्सप्लेन करिए। मतलब ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी एएमसी और सेबी को? तो इसके पीछे का रीज़न है कि 2023 की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लो आया है स्मॉल कैप स्टॉक्स में और मिड कैप स्टॉक्स में। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा हुआ है, इससे पहले भी इन्फ्लो आए हैं, और जब तक ये चलता रहेगा, मार्केट रहेगी, तब तक ऐसा चलता रहेगा कि स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्फ्लो आएंगे। लेकिन कभी कभार जब ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लो आने लगते हैं तो वहाँ पर चिंता का विषय बन जाता है ये चीज़ें। जैसे स्मॉल कैप का अगर इन्फ्लो आपको मैं बताऊँ तो 3200 करोड़ का इन्फ्लो आया है
स्मॉल कैप में, सिर्फ स्मॉल कैप में। वहीं पर अगर मिड कैप की बात की जाए तो 2000 करोड़ का इनफ्लो मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो ये सारे संकेत और ये सारी चीज़ें देखने के बाद एमफी को लगा और सेबी को लगा कि भाई ज़रूर इन चीज़ों से, मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप के जो रिस्क है उससे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और इसीलिए सेबी ने और एमफी ने म्यूचुअल फंड के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे कहने का मतलब यानी एएमसी है, उनके ऊपर ये दबाव बनाया है कि भाई आप इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स में समझाइए कि वहाँ पर रिस्क क्या है, इनफ्लो किस तरीके से आ रहे हैं, आप कहाँ पर कितने पैसे लगा रहे हो, इन सारी चीज़ों के डिटेल्स के बारे में सेबी ने कहा है कि बताइए आप। तो मुझे लगता है कि सेबी का इस पर चिंता जताना कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, सेबी का सिर्फ एक मकसद है कि भाई इन्वेस्टर्स के जो इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो इन्वेस्टर्स को भी पता होना चाहिए कि वो उनके पैसे जा कहाँ पर रहे हैं और कहाँ पर वो निवेश कर रहे हैं। जहाँ पर वो यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में जो वो निवेश किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितने ज़्यादा इनफ्लो हैं, प्लस उस पैसे को मैनेज करना, उसके ऊपर जो रिस्क आते हैं उसको मैनेज करना कितना ज़्यादा आसान या कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, इन चीज़ों को इन्वेस्टर्स को भी समझ में आना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा इनफ्लो के लेकर सेबी का जो कहना है ये तो हमें भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आप अगर आज के डेट में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के हैं, उनके अगर AUM देखेंगे, अगर वो कुछ पुराने फंड है तो काफ़ी ज़्यादा AUM हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छा देकर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा है और ऐसा लगता है कि भाई इस पे ज़रूर सोचने की ज़रूरत है, ताकि इन्वेस्टर्स बिल्कुल उनको इन्फॉर्मेशन रहे, उनको पूरी तरह से पता रहे कि मार्केट की कंडीशन किस तरह से, इसके सिचुएशन आने वाले टाइम में किस तरीके से बन रहे हैं। अब एक ज़रूरी बात आती है, ऐसे टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए। क्या मार्केट से निकल जाना चाहिए या फिर सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो क्या मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसे रिडीम कर लेना चाहिए। देखिए, एक बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि विदाउट रीज़न अगर आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, मानकर चलिए 10 साल के लिए निवेश किया, वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस डर से निकालना कि मार्केट काफ़ी हाई बन रहे हैं, लो बन रहे हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दे चुका है। तो सिर्फ इन सारे डरों की वजह से, दूसरी बात कि भाई इन्वेस्टर्स के बारे में जो कहा गया है, इसको लेकर अगर आप रिडिम्शन के चक्कर में हैं, निकालने के चक्कर में अपने पैसे को, तो मेरे को लगता है कि ये सही नहीं है। और दूसरी बात, अगर मार्केट के फ्लक्चुएशन की अगर बात की जाए कि बहुत ही कम पीरियड में कभी कुछ भी हो जा रहा है मार्केट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह मार्केट में होता था पहले भी और होता है, और जब तक मार्केट में कहा ना कि रहेगी तब तक ये सब होता रहेगा, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पर उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बगैर किसी ख़ास रीज़न के अगर स्मॉल कैप और मिड कैप से रिडिम्शन की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात सही है। दो चीज़ों की वजह से कि मार्केट ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न्स दे दिया है, और दूसरी बात सेबी इस पे चिंता जता रही है, एएमसी दबाव बना रही है एएमसी के ऊपर। तो इन चीज़ों की वजह से आपको रिडिम्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी थी वो सारा कुछ मैंने वीडियो में बता दिया है। आपका क्या कहना है इन सारे मैटर्स के ऊपर, इस पूरी वीडियो के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? आप अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मैं इसके लिए ज़रूर इंतज़ार करूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।